स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जारी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से हार गया। दूसरा टेस्ट मैच आज पिंडी में शुरू हो चुका है। पहले टेस्ट मैच के नतीजे से बावर हुआ कि टेस्ट क्रिकेट अभी जिंदा है और लोग इसकी हार और जीत के असरात से मुतासिर होते हैं। मेरे ख्याल में शिकस्त की वजह ना तो विकेट और ना ही सिलेक्शन को पूरे तरीके से मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। खिलाड़ियों की ज़हनी इस्तेदादकार, खेल से मुतल्लिक मुल्क में इसका इंतजाम करने वाले इदारे किसी भी तरीके से टेस्ट क्रिकेट के तकाजे पूरे ना कर सके। ये भी कहा जा सकता है कि बदले हुए ज़माने में क्रिकेट के खेल को खेलने और बैनुल-अक़वामी सतह पर मतलूबा नताइज हासिल करने के हवाले से हम पूरे तरीके से ना सिर्फ तैयार बल्कि इसके अहल भी नहीं हैं। कुदरत ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत का एक मौका फराहम किया था, वो भी खिलाड़ियों की बाहमी नाचाकी और मुबैना तौर पर ग्रोहबंदी का शिकार हुआ। मगर हमें आगे देखना होगा इस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या हो सकता है, हम बात करेंगे। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुमताज तजियाकार, साबिक डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, जनाब तारिक कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी वालेकुम। ये बताइए कि क्या हमें ये विकेट के बारे में ट्रम्पेट ब्लो करनी चाहिए, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो आज शुरू हो चुका है 2 तब्दीलियां भी की गई हैं, ये हिकमत अमली जो है आप समझते हैं दिस इज सिंपली गुड इनफ टू ब्रिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच बीइंग प्लेड एट पिंडी? इशू ये है कि पिछली कितनी ये सीरीज जो है ये लॉस में चल रहा है इनका, और वही गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं। काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिनमें ये भी है कि ये पाकिस्तान में ये ट्राई करते हैं कि जी फास्ट विकेट हमने बनाई इसीलिए फास्ट बॉलर सारे खिला दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी कोई भी फास्ट विकेट, ये तो किसी जमाने में था जब वो सियालकोट की विकेट कभी कभार ये फास्ट बनाते थे और वो 3 दिन 4 दिन में मैच खत्म होता था वसीम अकरम वकार यूनुस की बॉलिंग की वजह से। तो एक तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये विकेट्स कौन बना रहा है, क्या इनमें अहलियत है या नहीं है, और दूसरा उसकी बेसिस पे ये जो टीम सिलेक्शन करते हैं क्या ये विकेट ठीक रीड करते हैं, जो करता धरता है, जो कप्तान है और जो बाकी हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। और यस, और ये बगैर पाकिस्तान में बगैर स्पिनर के ये क्यों खेलते हैं? ठीक है 3 दिन में अगर विकेट तेज अगर बना भी लें तो चौथे 5वें दिन तो लामहला टर्न होनी होती है बॉल। तो अब ये कंटिन्यूसली ये इसी तरह की ट्राइज करते जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ये चीजें चला रहे हैं और कौन इनकी विकेट तैयार कर रहा है, टीम सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है, विकेट कौन लीड करता है और उसकी बेसिस पे डिसीजंस कौन करता है। ये सारे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। बांग्लादेश जैसी कमजोर बॉलिंग लाइनअप में ये आखिरी इनिंग्स में ये 150 नहीं कर सके क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, एक दिन था, कोई प्रेशर नहीं था। एक तो बशियत है कप्तान शान मसूद वैसे कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ये 2013-14 में का डेब्यू हुआ था। फिर ये एक हम एट स्टैच इनका रिकॉर्ड हो गया कि उन्होंने 4 मुसलसल टेस्ट मैच आ रहे हैं। बशियत है कप्तान बाबर आजम 12 इनिंग्स में नाकाम रहे हैं, तो जाएं कहाँ? देखिए मैं आपको एक चीज जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्रिकेट जो है ये प्रेशर गेम होता है। ये इनके ऊपर एक तो मैच का जो मैच की सिचुएशंस के मुताबिक प्रेशर्स होते हैं जी। सेकंड इसके अलावा आई डोंट नो कि क्या एक्सटर्नल प्रेशर है इन लोगों पे कि कप्तान है तो उसको क्या कोई ऐसा टारगेट तो नहीं होता कि भाई ये तुम ये वाली सीरीज आ रहे थे तुम आउट, और वो उस प्रेशर बेस कम कर जाता हो। इसी तरह आपकी जो जैसे कि अभी आपने देखा चौथी इनिंग कुछ भी नहीं था, वही विकेट थी, वही सब कुछ था, उनके बिलो मतलब पार उनके बॉलर्स थे और ये 150 स्कोर नहीं कर सके और किस तरीके से आउट हुए हैं वो साफ नजर आ रहा था कि बिल्कुल इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। वो 100-125 का एक वो लीड का प्रेशर था और एक दिन था निकालना था जी। तो बिल्कुल नहीं हो पाया इनसे। इससे ये साबित होता है कि ये बिल्कुल जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सेल्फ बिलीफ है, उसकी आखिरी हदों पे है। तो मेरा ख्याल है किसी भी ज्यादा चीज से आगे इनको एक तो मेंटोरिंग बड़ी ठीक करनी पड़ेगी, ये इस खौफ से बाहर आना होगा और किस तरीके से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ
और पूरी दिलेरी के साथ आपने फेस टू फेस आना। दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उस मुल्क के। अब बांग्लादेश की जैसी भी टीम थी, उन्होंने अपने आप को आपसे बेहतर साबित किया। बिल्कुल। आप इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आपने खिलाए और आपने देखा कि बिल्कुल इनफेक्टिव थे, इतना स्कोर करवा दिया। ये जो कप्तानी की आपने बात की, मेरे ख्याल है ये सिर्फ कप्तान का इश्यू नहीं है। और अगर वो 4 हारा है तो वो तो पिछले ऑस्ट्रेलिया के 3 तो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस थे, और ऑस्ट्रेलिया में जब से मैंने तो होश संभाला देखा कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, ये ड्रा भी कर दिया तो बड़ी हिम्मत की बात है। इश्यू ये है कि फॉल्ट क्या है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है। तो फॉल्ट जो है वो मेरा ख्याल है ये है कि आई डोंट नो कि क्या इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है। अच्छे खासे प्लेयर्स ये जब मैच सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है, घबरा जाते हैं या ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, जिसकी वजह से फेल होते हैं। तो बहरहाल ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आखिर में जरा ये बता दीजिए, तजवीज कीजिए कि व्हाट दे हैव टू डू टू कम आउट फ्रॉम दैट। वो जो ट्रोमा है या एक सदमा है, ये जाहिर है कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बोर्ड पर भी और खिलाड़ियों पर कड़ी नुक्ताचीनी हो रही है। तो इससे कैसे कम आउट किया जा सकता है और फिर एक रिजल्ट दिया जा सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो? कंसिस्टेंटली एक तो रेड बॉल खेले डोमेस्टिक में, जैसे कि आगे भी बात हुई। व्हाइट बॉल के उस जो कंटिन्यूसली आप लीग्स और वो सारे व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल व्हाइट बॉल जरूरी है, एंटरटेनमेंट होती है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल लेवल, अपना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव करनी है, यू मस्ट गो फॉर रेड बॉल क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप लोग इसको बिल्कुल जो जितने भी आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं ये सारे खेलें, इधर लोकल कंडीशंस में खेलें, और अदरवाइज ये आप सिलसिला ऐसे ही रहेगा। आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, जो कि बड़ी बाइस तशवीश है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब। सामीन कराम, ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और साबिक डीजी स्पोर्ट्स पंजाब जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, आप जानते हैं कि आज पिंडी टेस्ट का पहला दिन था, वो वॉश आउट हो गया है। पाकिस्तान 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ा हुआ है। बांग्लादेश को बड़ी तगड़ी टीम नहीं है, इस हवाले से दायरा के काफी बातचीत हो चुकी है और टीम पर काफी नुक्ताचीनी भी हुई, लीडरशिप पर भी हुई। अब जो तब्दीली की गई है, शाहीन शाह अफरीदी नोटेबल है जिनको रेस्ट करवाया गया है टीम में। अब दायरा के अबरार भी आ गए हैं। शफीक अहमद साहब से बात करते हैं। शफीक साहब, ये जो चेंज फॉर गुड हुआ है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। वक्त की अहम जरूरत थी। वो इस वक्त अपना टच में नहीं है, कह लें कि फॉर्म में भी नहीं है। बॉलिंग वो ऐसी नहीं हो रही जैसी करने के मतलब माहिर थे। वो हालात चेंज हो जाए तो फिर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, किसी नए को लाना चाहिए। लेकिन ये भी एक अच्छा है कि नया स्पिनर, एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया इस मैच में। टेस्ट मैचेस में टर्न आउट है, वैसे तो बड़ी लेदे हो रही है, बड़ा चर्चा है पहले टेस्ट मैच का। ये लोगों का जो इंटरेस्ट है ये क्यों कम है? ये मौसम है या क्या वजह है? राजा साहब, मल्टीपल रीजंस कह लें आप। ये एक तो सीजन मतलब क्रिकेट के लिए आइडियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा, कभी टेस्ट कराची में, कभी उठा के पिंडी में, कभी इधर उधर, गर्म मौसम में भी या बारिशों में भी ना हमारे स्टेडियम इतने स्पेक्टेटर्स फ्रेंडली नहीं है। कुछ 6 घंटे आप है ना, तो आपको बड़े ऐसे एनवायरमेंट देने होंगे कि बंदा इजीली खाने पीने की चीजें भी अंदर हो, रिफ्रेशमेंट अंदर हो, बैठने का भी कोई रीजनेबल इंतजाम हो। एक्चुअली वो है नहीं ये सारी चीजें। और तो ऊपर से इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है, इतनी ज्यादा। अब टेस्ट क्रिकेट को वही देखेगा, आपको मैं बताऊं, जो जेन्युइनली क्रिकेट को लव करता है। मीर हमजा और अबरार का तो आना अपनी जगह। आमिर जमाल के बारे में उनको भी तलब किया गया है। हुरैरा के बारे में भी कि ही इज आल्सो अराउंड। अभी को 11 का हतमी तौर पर तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये तब्दीलियां कारगर हैं। जरा बताइए ना कि शान मसूद की कप्तानी कैसी रही है? मुझे लगता है बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बवजह भी और बगैर किसी वजह के भी। राजा साहब, चीज ये है कि जब टीम हारती है ना तो फिर सारी बुराइयां जबरदस्ती खुद जन्म ले लेती। इज ए गुड मैन, पढ़ा लिखा, अच्छी फैमिली का बंदा है, क्रिकेट को समझता है, बहुत अच्छा है। और उसने बाकी जो हमारे यहाँ PSL में उसमें भी कप्तानी करता रहा। कप्तानी का उसका पता है, सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बुरी चॉइस नहीं थी, उसको डेवलप किया जा सकता है। जगह टीम अगर परफॉर्म करना शुरू कर दे, जीते, तो आपको उसकी कप्तानी में भी बड़ी
वो सारी चीजें पॉजिटिव चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। पापा जी 2013 से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, 34 साल के हो गए, अब कब तक इनको वो ग्रूम करेंगे, या जो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ग्रूम एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूँ, नॉट एज ए प्लेयर। उसने काउंटी में भी बड़े रन की है ये वो। जी जी, उधर भी इनके बैटिंग ऑर्डर वगैरह में डिमोशन हुई है, नीचे से ऊपर से नीचे आ गए हैं। आखिर में ये बता दीजिए कि वैसे 90 ओवर होते हैं हर रोज, टेस्ट नतीजा से साबित हो जाएगा अगर 4 दिनों में खेल मुकम्मल होता तो? देखें, क्रिकेट इज ए वेरी फनी गेम। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर फोर्स ही नहीं कर सकते। देखिए, अब पाकिस्तान ने चौथी इनिंग जो पहले टेस्ट में खेली, आप सोच सकते थे कितनी जल्दी ये आउट हो जाएंगे, जबकि इससे पहले 450 500 रन हुई हैं। तो ये मतलब इट्स ऑन दैट वेरी डे क्रिकेट पे। वैसे मैं जो कहता हूँ, आप पता नहीं हंस के गुजारा कर देते हैं। अल्लाह मियां नाराज अब पाकिस्तान के साथ आजकल, हर शोबा इन्हतात पजीर है, कोई कहीं से खुशी खबर नहीं आ रही। बड़ी क्रिकेट भी उसी का हिस्सा है। क्रिकेट भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पैशन है, क्रिकेट अवाम के लिए। यहाँ पे भी खुशी नहीं मिल रही, यहाँ के जबकि बाकी जगहों से भी नहीं। तो ये एक दौर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, थोड़ा सा हौसले के साथ इस दौर से निकले। अल्लाह ताला अच्छे दिन लाएगा, टीम के भी अच्छे दिन होंगे। यही लड़के परफॉर्म करके देंगे आपको इंशाल्लाह। जनाब शफीक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे जनाब शफीक अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और GM डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सामीन कराम, पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर जनाब शाहिद खोखर की गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है। आज से 2 रोज कबल नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर इशफाक हुसैन और इनके साथ 22 मजीद ओहदेदारों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है। हम बात करेंगे फुटबॉल की बदलती हुई सूरत हाल और कुछ और मामलात पर। हमारे साथ हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के ताहयात चेयरमैन, जो कि इसी फेडरेशन के पहले सदर भी रह चुके हैं, जाने माने सहाफ़ी, रोजनामा जंग के स्पोर्ट्स एडिटर जनाब शाहिद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राय साहब। जरा फरमाइए कि जो फुटबॉल के इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं या क्या आपके खदशात हैं? जी, आपने ना राय साहब शाहिद खोखर का हवाला दिया। मैं इस शख्सियत को 25-30 बरस से जानता हूँ। असल में बात यह है कि पाकिस्तान फुटबॉल में कुछ ऐसे मामला डेवलप कर गए थे कि बिल आखिर फिर 2019 में इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ एक बॉडी जो थी वो डिसॉल्व करके तो उस पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनानी पड़ी। अब माइंड कीजिए 2019 में। अब उसके बाद हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उसका जो मैंडेट नहीं था, मुबैना तौर पर जो पूरे पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स इल्जाम आज करते हैं कि इन लोगों ने, कमेटी के अरकान ने अपने मैंडेट से से इधर उधर के मामलात में उलझना शुरू कर दिया और उसको कहा यह गया कि ये अपना टेर तवील करने की एक कोशिश है। और कमेटी के जो सरबराह थे हारून साहब, वो भी कनाडा से तशरीफ लाए हुए। तो ये कमेटी मुख्तलिफ मामलात को डील करती करती अब यहाँ पहुंच गई। इस वक्त जो पाकिस्तान फुटबॉल के 20 से जायद मुमताज साबक ओहदेदारान थे, उनको ताहियात, उन पर पाबंदी लगा दी है। जी अच्छा, ये फीफा ने इस कमेटी के जो काम थे, काम का तरीकाकार था, उसको देखते हुए या इस कमेटी की रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए इस कमेटी के टेन्योर को एक्सटेंड किया था। ठीक, उस एक्सटेंशन से भी काम नहीं बन सका और ये आज तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी। अब भी फुटबॉल एक्टिविटीज है, उनके हवाले से जो इसकी असल ड्यूटी थी वो थी पाकिस्तान फुटबॉल में नए इंतखाबात करवा के जो ओहदेदार हैं नए मुंतखब होने वाले, उनको उनका हक देना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। 2020 में हुआ ये कि वो भी एक बड़ा बदकिस्मती है पाकिस्तान फुटबॉल की कि एक अशफाक ग्रुप जो था, मुबैना तौर पे जिसको अशफाक ग्रुप कहा जाता है, उसने फुटबॉल हाउस पे कब्जा किया
फुटबॉल की जो फेडरेशन की जो जायदाद थी, जायदाद अशिया की सूरत में, मसलन कार कह लीजिए और दफ्तर का सामान, ये वो, तो उन पे कब्जा किया। ठीक। उससे नॉर्मलाइजेशन कमेटी को अपना काम लंबा करने का एक और मौका मिल गया। इसकी रिपोर्ट की गई, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट ने मुदाखलत की, कब्जा ग्रुप था, उससे कब्जा छुड़वा के तो ये हारून साहब को दोबारा फुटबॉल का कब्जा दिया गया। ठीक। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कब्जा किया गया जी। इस कमेटी ने क्लब से लेके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कौमी सदर तक इंतखाबात करवाने थे और इसका असल मैंडेट भी यही था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सके। और उसके लिए भी सुना है कि अब ये इस साल दिसंबर में ये इन्होंने एक तारीख मुकर्रर की है, लेकिन उस तारीख मुकर्रर करने के बाद ये अब जो इन्होंने 20 से शायद मुमताज मुल्क भर के अहदेदारों को बैन कर दिया है तायात, वो एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है। आप पाकिस्तान में एक तो ऑर्गेनाइजर मिलता नहीं देखने को भी, तो चंद लोग काम कर रहे हैं सर पे, आप उनको बैन कर दें तो आपकी इस कोशिश को इसी बात से ताबीर किया जाएगा कि आप एक बार फिर असल ओहदेदारों को, असल कारकुनों को बैन करके अपने आने की, अपने खुद को लाने की राह हमवार कर रहे हैं। ये थे जनाब शाहिद शेख। इनसे गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपने सुना। आपने अंदाजा कर लिया होगा कि गुफ्तगू काफी दिलचस्प है। इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मुमताज सहाफी और माहिर नशरियात जनाब सुल्तान महमूद 15 अगस्त को लाहौर में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 94 बरस थी। आजादी के फौरन बाद जब पाकिस्तान की क्रिकेट बामे अरूज तक पहुंची तो सुल्तान महमूद साहब भी उस हरावल दस्ते में शामिल थे जिन्होंने एक सतह पर क्रिकेट में नाम कमाया। वो एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन थे। शोर आफाक गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिक कॉलेज की क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद जनाब सुल्तान महमूद पाकिस्तान टेलीविजन के शोबाए न्यूज से मुंसलिक हो गए और एक ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के बाद रिटायर हुए। सुल्तान साहब एक शफीक और पुरखलूस शख्सियत के हामिल इंसान होने के साथ साथ तमकनत और खुददारी का पैकर थे। कम गो मगर हंसमुख थे, दोस्तों के दोस्त थे। इनका हल्का अहबाब बड़ा वसी था। उनके करीबी दोस्तों में साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट राइटर और लाहौर जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम के बानी जनाब नजम लतीफ भी शामिल हैं। सुल्तान महमूद साहब की क्रिकेट में खिदमात और शख्सी खूबियों के हवाले से इनके तासुरात जानते हैं। नजम लतीफ साहब आपके बुजुर्ग दोस्त थे जनाब सुल्तान महमूद साहब। इनकी शख्सियत के हवाले से और फिर ज़ाहिर है कि इनकी क्रिकेट के हवाले से आपकी क्या बेहतरीन मालूमात है? राजा बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरी सुल्तान साहब से मुलाकात की इब्तिदा फजल महमूद साहब के हवाले से सन 2004 में हुई, जिस वक्त फजल महमूद साहब के ऊपर एक पीटीवी वाले जो थे ये माजिद खान की सरबराही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। उसमें सुल्तान महमूद साहब भी तशरीफ लाए और इनका इंटरव्यू हुआ फजल महमूद साहब के हवाले से, क्योंकि इन्होंने काफी सारी क्रिकेट अपनी क्लब लेवल पर यूनिवर्सल में फजल महमूद साहब के साथ खेलते रहे थे। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो फिर ये पता चला कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के वो कप्तान थे जो पार्टीशन के बाद जिन्होंने 12 साल के बाद इंटर कॉलेजिएट की चैंपियनशिप इस्लामिया कॉलेज की रवायती टीम को हराने के बाद हासिल की। जी। इसके अलावा ये था कि ये पाकिस्तान बनने के बाद पहले कप्तान थे जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज की टीम को गवर्नमेंट कॉलेज की टीम के जरिए शिकस्त दी। गवर्नमेंट कॉलेज आने से पहले ये कुछ अरसा के लिए इस्लामिया कॉलेज भी रहे जी, और उसके बाद ये वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए। बल्कि SF रहमान साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया, और लेकिन चूंकि ये सुल्तान महमूद साहब जो थे ये वहाँ इस्लामिया कॉलेज में थे, तो उनके कहने पे SF रहमान साहब जो थे वो इस्लामिया कॉलेज चले गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कुछ अरसे के बाद सुल्तान साहब जो थे वो छोड़ के वापस गवर्नमेंट कॉलेज चले गए। उसके बाद ये सुल्तान महमूद साहब ने जो अपनी क्रिकेट की इब्तिदा की तो ये इन्होंने पाकिस्तान रेलवे से की।
उससे पहले ये जिस वक्त ये कॉलेज से फारिग हुए तो इन्होंने अपना जो पहला जॉब किया वो सैगल ब्रदर्स के साथ ये इन्होंने जाके वो वहां पर उनकी कंपनी में जो यहाँ डेविस रोड पे होती थी उस पे इन्होंने अपना करियर का आगाज किया और फिर ये पाकिस्तान रेलवेज में आ गए। उसके अलावा फिर ये लाहौर की टीम से खेले, फिर पंजाब की तरफ से खेलते हुए ये इन्हें सिलेक्ट किया गया सियालकोट में इंडिया के खिलाफ जो 1955 में आई जिसमें वीरो मनकर थे। तो इन्होंने दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में तो गालबन के 5 या 4 स्कोर थे और जयसू पटेल की बॉल पर ही आउट हो गए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में 38 नॉट आउट इन्होंने बनाए। लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि इसके बावजूद इनको फिर उसके बाद एमसीसी के खिलाफ खेलना चाहिए था जी, जो 1956 में आई है उसकी डोनाल्ड कार की टीम, तो उसमें ये नहीं थे। फिर इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम आई तो फिर ये उसके खिलाफ भी नहीं खेल सके। अलबत्ता इनका और सईद अहमद का कैरियर जो था जी, वो, बल्कि सईद अहमद से ये सीनियर थे, अच्छा जी, लेकिन ये साथ साथ ही टीमों में खेले। सईद अहमद आगे निकल गए, वो यानी सियालकोट में इंडिया के खिलाफ सईद अहमद खेले, फिर वो साथ ही इनके एमसीसी के खिलाफ खेले और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, फिर वो चलते रहे। सुल्तान साहब का जो कैरियर था ये इन्होंने तकरीबन 16 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जी, और कोई 460 रन बनाए, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर जो था वो 60 था। अच्छा जी, तो जी, और फिर आखिरी जो ये मैच खेलते हैं वो 1 या 2 मैच फिर 1962 में खेले हैं जी, तो, और फिर ये उसके बाद ये वाबस्ता हो गए इसके साथ पीटीवी के साथ जी, और फिर ये बीबीसी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो तकरीबन 2021 तक ये उसके साथ फिर ये लाहौर में मुंसलिक रहे। या इस दौरान मैं इनको देखता रहता था और वो इस तरह हुआ कि इनके जो साहबजादे असद महमूद हैं ये इंडिया गए हुए थे अंडर 19 के साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रफी नसीम साहब के दौर में एक अंडर 17 टीम बनाई, उसमें मैं भी 15 खिलाड़ियों में शामिल था, सिलेक्ट हुआ, मैच भी खेला। तो ये इनके खिलाफ मैच हुआ तो असद से पहली मरतबा मुलाकात वहां पर हुई। फिर एक क्रिकेट बोर्ड ने 2 ऑस्ट्रेलियन कोचेज बुलवाए थे, जैक वॉश और जूलियन विनर, तो वहां पर हमारी ट्रेनिंग हुई। सुल्तान महमूद साहब उस कैंप की प्रोसीडिंग को कवर करने के लिए पीटीवी की तरफ से आए, तो उनका एक खास जुमला आखिर में होता था, सुल्तान महमूद पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर। तो बड़ी यादें आपकी उनके साथ हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज से 2 बरस पहले वो तो सिनेमा मैंने आपसे शेयर की थी, वहां जहां आप जिमखाना उनको लेकर आए, आपने नफ्स नफीस बड़ी क्रिकेटर्स के साथ दोस्तियां निभाई हैं, उनकी इज्जत भी की है। ये बताएं क्या वैक्यूम क्रिएट हो गया? आप तो उनके घर भी जाते थे, उनसे आपकी गपशप भी होती थी। देखिए, बात ये है कि ये पुराने दोस्त और पुरानी हस्तियां ही असल में आपकी जिंदगी में रौनक का बायस होती हैं। तो जब इस किस्म का कोई पुराना, और खास तौर पे सुल्तान महमूद साहब जैसी शख्सियत जो बड़ी बागो बहार किस्म के इंसान थे, और बल्कि जब हम वुंडर टाइगर की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पे पीछे बॉन के साथ काम कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त इन्हें इनवाइट किया और ये जिमखाना में कई मरतबा आए और उनसे मुलाकात हमारे ये दूसरे इंग्लिश राइटर्स की भी हुई। तो इन्होंने हमें पाकिस्तान की इब्तदाई क्रिकेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो फराहम की। तो उस लिहाज से एक बहुत खजाना ये नॉलेज के थे क्रिकेट के हवाले से, और वो इनके जाने से ये इतना बड़ा खला है कि आपको जो बहुत सी चीजें या बहुत सी मालूमात जो ये फराहम करते थे, हम उससे महरूम हो गए, ज्यादा बात नहीं करते थे। और मुझे याद है कि मेट्रोपोल सिनेमा लाहौर में जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, वहां पे हम वो सर्विस क्रिकेट चैनल एक डिस्कशन का प्रोग्राम होता था, वो रिकॉर्ड करते थे कि वहां पर आते थे इम्तियाज साहब के साथ, रफी नसीम साहब के साथ, सुल्तान नैफ हुसैन साहब के साथ, नजर साहब के साथ बैठते थे, अच्छे तरीके से बैठते थे, अदब से पेश आते थे, लेकिन इनका अपना तशख्खुस जो है वो बरकरार रहता था। कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं उस दौर की, मुझे लगता था कि ये सबके दरमियान थे मगर सबसे मुख्तलिफ थे। इसमें कोई शक नहीं है, ये इंतहाई जेंटलमैन किस्म के इंसान थे, वेल ड्रेस्ड हमेशा थे और सॉफ्ट स्पोकन थे, वेल मैनर्ड थे, और हमेशा इन्होंने अपनी इंफरादियत बरकरार रखी। बल्कि जो सबसे पहली पाकिस्तान की जो टीम जो इंग्लैंड की सरजमीन पर उतरी, वो 1952 के पाकिस्तान ईगल्स थे, और उसमें सुल्तान साहब जो थे, ये ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट साइड। तो उस टीम के अंदर
इम्तियाज अहमद भी थे, नजर मोहम्मद भी थे और मियां सईद उसके कप्तान थे। तो उस वजह से इनकी शुरू से ही जो क्रिकेट की पाकिस्तान में जो बानी थे, कि ये ना सिर्फ उनके साथी थे बल्कि ये उनके साथ उस दौर की तारीख में शामिल रहे हैं। नजम साहब, आपको याद होगा कि आज से कोई 2-2.5 बरस पहले, 1.5 बरस पहले एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हमने किए थे। फजल साहब को जो हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था, इब्तदाई जो लिस्ट आई थी जिसमें मैं समय तो बहुत ज्यादती थी, आपका, आरिफ अली खां अब्बासी साहब का, मुजाहिद सैयद साहब का और फिर सुल्तान महमूद साहब का और लोगों के हमने मौके पेश किए। उसमें मोइन अफजल साहब भी शामिल थे, शाहिद मलिक साहब भी शामिल थे, जो उस दौर के जिन्होंने फजल की ग्रेटनेस को अपने सामने देखा हुआ। तो सुल्तान साहब बड़ा आर्टिकुलेट थे उसमें। फिर वो जो इनके जनरल मैंने इंटरव्यू किए, वो गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज के मैचेस के हवाले से इन्होंने बड़ी गहरा कदर मालूमात फराहम की थी। कैसे वो ढोल वाला निकलता था फाइनल से पहले वहां से अंदरूनी शहर से, और वो अब ट्रम्पट ब्लो करता हुआ सारे शहर में फिर धूमधाम होती थी, वो जो एहतमाम होता था, वो सारी बातें कौन बताने वाला होगा? ये असल में वो जो फजल महमूद साहब को हॉल ऑफ फेम के लिए जो तगोदा हुआ, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हरावल दस्ते की क़यादत तो आप ही कर रहे थे, क्योंकि वो आप ही की काबिश थी जिसकी वजह से आपने इन सब लोगों को गैदर किया, जिन्होंने फिर आगे फजल महमूद साहब के बारे में अपनी राय का इजहार किया। और वो मैं समझता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से फजल महमूद साहब जो थे, जो जिन्हें नजरअंदाज किया गया था, तो वो फाइनली उस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। और आपको याद होगा फिर कितना उन्होंने हेस्टली फौरन फजल साहब को फिर उनका नाम शामिल किया, जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। अच्छा, सुल्तान महमूद साहब की अगर हम बात करें, मैं असद से वाकिफ हूँ, असद महमूद से, जो कि हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते रहे। जरा उनकी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली के बारे में तो मैं इनके साहबजादे जो असद है, एक ही मरतबा इनसे 1 या 2 दफा सरसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब सुल्तान महमूद साहब CMH हॉस्पिटल के अंदर बीमार थे। तो इस वजह से इतना मैं इनको नहीं जानता। अलबत्ता इनकी बेटी नौरीन जो है, वो एक बड़ी बेमिसाल खातून है, वो स्वीडन में रहती हैं। उन्होंने अपने वालिद की बड़ी रुक आफ्टर की। जिस वक्त हमने सुल्तान महमूद साहब को गवर्नमेंट कॉलेज में जो एनुअल फेस्टिवल क्रिकेट मैच होता है ओल्ड रावियंस का, उसमें शुरू किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, तो वो उस वक्त आई हुई थी वहां से, स्वीडन से, तो वो भी साथ तशरीफ लाई थी। तो अपने बड़े, मैंने उनको देखा कि अपने वालिदैन का बहुत ख्याल करने वाली है। जब हम आखिरी बार जब वो बागीजना तशरीफ लाए, मियां जिया भी थे और आप भी मौजूद थे, तो वो एक बड़ी यादगार मुलाकात थी उनके साथ। देखिए, ये थोड़ी पता होता है कि ये आखिरी दफा मिल रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त तक, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने उस महफिल में भी खूब रंग जमाया था, बहुत बहुत। और आप देखें, वो उनपे सेल्फ कंट्रोल उनपे खत्म था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात देखिए सर, जहाँ असल में हम लोग क्योंकि अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बड़ा करके साबित करना चाहते हैं, तो खामोश नहीं रह सकते। मगर उनको एक जो खास मलका हासिल था कि उनको पॉज की अहमियत का पता था। वो ब्रॉडकास्टर भी थे, तो इस वजह से वो अक्सर लोगों को बात करने का ज्यादा मौका देते थे। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी गुफ्तगू करने वाले की सबसे बड़ी यही खूबी होती है। मुझे याद है, जब रिकॉर्डिंग करते थे वो रिवॉक्स के स्पूल के ऊपर, तो मैं दूसरी तरफ होता था शीशे के, तो वो बार बार कहते थे अगेन अगेन अगेन, हालांकि जुमला बिल्कुल ठीक होता था। फिर दूसरा, ये जिस दौर से इनका ताल्लुक था, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो थे उस वक्त के, वो सब परफेक्शन पे बहुत जोर देते थे। और ये भी था, आखिर में यही बात करनी कि जो इनसे सुपीरियर्स थे उस PTV में, वो सब इनके दोस्त थे, क्योंकि ये बहसीत क्रिकेटर काफी जाने पहचाने थे, नामवर थे। इनको PTV में लाने वाले वो मशहूर मारूफ मुसरुद्दीन साहब, और बल्कि वो भी इनको जब बुलाते थे, इनसे बात करते थे, तो कप्तान जी कह के बुलाते थे इनको। बहुत शुक्रिया जनाब नजीम साहब। राजा साहब, आपका हमेशा की तरह आपका शुक्रिया, इसलिए कि आप हमेशा इस तरह की जो बड़ी हस्तियां थी, जो बाद में लोग जिनको फरामोश कर बैठे, आपने हमेशा उनको जिंदा रखने और उनका मुकाम देने की कोशिश की है। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। ये थे जनाब नजीम लतीफ। सामीन कराम, सुल्तान महमूद साहब की क्रिकेट और खेल से मुतल्लिक खिदमात पर बात करने के लिए तवील वक्त चाहिए। आज़ादी के बाद लाहौर के क्रिकेट के हवाले से जब तारीख मुरतब करेंगे, तो सुल्तान महमूद साहब का क्रिकेट खेलने
और इसके फरोग के हवाले से जिक्र एक रोशन सितारे की तरह नुमायां और ऊपर के मुकाम पर नजर आएगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फकर, जबकि मुंसमे आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।